हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज बहुत दिन बाद आपको वीडियो देने का अवसर प्राप्त हुआ है। लास्ट टाइम हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की शक्तियों को हम देख रहे थे, जिसमें आज राष्ट्रपति से संबंधित अंतिम लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम और भी इसमें टॉपिक्स को देखेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, यानी कि जो विधायिका से संबंधित है कि संसद में क्या काम कर सकता है, संसद में उसकी क्या पावर है, क्या क्या चीज़ कर सकता है। और साथ में आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। वीटो शक्ति बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में और काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती उनको। तो आज हम ये सब चीज़ देखेंगे। साथ में राष्ट्रपति नॉमिनेशन करता है, मनोनीत करता है कितने सदस्यों को, तो ये चीज़ भी समझेंगे। तो चलिए बिना देरी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले देखो, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी संसद से संबंधित शक्तियां जो हैं, संसद में क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये चीज़ें हैं। तो राष्ट्रपति क्या काम करता है, संसद में 2 बार भाषण देते हैं। राष्ट्रपति संसद में 2 मौक़ों पर, 2 बार का मतलब क्या है, 2 मौक़ों पर भाषण देते हैं स्पेशली। पहला कब, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आयोजन पर। आपको पता है कि एक साल जो होता है, जो साल होता है, जो वर्ष होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसमें क्या होता है, उसमें लगभग 6 महीने तक संसद सत्र में रहती है और 6 महीने तक सांसद अपने क्षेत्र में होते हैं। तो जो 6 महीने हैं उनको 3 सत्रों में लगभग बांट दिया गया है। जो सबसे पहला सत्र माना जाता है संसद का, उसको बजट सत्र कहते हैं, जो जनवरी के एंड से शुरू होकर के और मार्च तक चलता है। उसके बाद मानसून सत्र होता है जो जुलाई अगस्त के समय में लगभग रहता है। और उसके बाद शीत सत्र होता है जो सर्दियों के समय नवंबर और दिसंबर के समय हमको दिखाई देता है। तो वर्ष का प्रथम सत्र कौन सा हुआ, बजट सत्र हुआ। तो वर्ष का जो हमारा प्रथम सत्र है, उसके पहले दिन राष्ट्रपति संसद में आएंगे और वहाँ पर भाषण देंगे और अपनी बातें रखेंगे। दूसरा कौन सा मौका है, कौन सा अवसर है जब राष्ट्रपति अपना भाषण पे रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, निर्वाचन के बाद, जब प्रथम सत्र का आयोजन होता है। निर्वाचन के बाद कब होता है, देखो आपको पता है राज्यसभा तो स्थायी सदन है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सांसद रिटायर हो जाते हैं। बट लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसके चुनाव होते हैं, जिनको हम प्रधानमंत्री का चुनाव सामान्यतः कहते हैं, पर वो लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा चुन के जब जाती है और जब प्रथम सत्र उस नई लोकसभा का लगता है तो राष्ट्रपति वहाँ पर अभिभाषण करते हैं। ये 2 मौके आपको याद रखने, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक के बारे में बात की जाती है। देखो आपको पता है, जब कोई कानून बनता है तो कानून बनने की प्रक्रिया क्या है, विधेयक पेश होता है, बिल को पेश किया जाता है या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। यदि राज्यसभा में पेश हुआ है तो राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, विधेयक अधिनियम में बदल जाएगा, बिल एक्ट में बदल जाएगा। या यदि वो लोकसभा में पेश होता है तो लोकसभा में पेश होने के बाद वहां से पारित होगा, उसके बाद दूसरे सदन के पास यानी राज्यसभा के पास जाएगा, वहां से पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाकर हस्ताक्षर होकर अधिनियमित हो जाएगा, बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आपको पता है कि कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, 2 पक्षों की आपस में लड़ाई हो जाती है, तो तीसरे किसी बिचौलिए को वहाँ पर बैठना पड़ता है, किसी तीसरे व्यक्ति को सुलह करवानी पड़ती है। तो यहाँ पर वो तीसरे व्यक्ति राष्ट्रपति ही हैं। संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जब 2 अंगों के बीच में लड़ाई हो जाए तो तीसरा व्यक्ति का हस्तक्षेप करना ज़रूरी है, तीसरे अंग का हस्तक्षेप करना ज़रूरी है। और जब 2 व्यक्तियों की लड़ाई हो जाती है तो क्या करवाया जाता है, भाई मिलजुल के बात कर लो, समझौता कर लो। और संविधान में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जब भी टकराव पैदा होता है, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी बिल को लेकर, किसी चर्चा को लेकर टकराव पैदा होता है और आपसी सहमति नहीं बन रही होती है, तब संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है और राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आह्वान करे और उसको बुलाए।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं, अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होगी तो अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे? नहीं, राष्ट्रपति नहीं करेंगे। तो कौन करेगा भाई? राज्यसभा उच्च सदन है तो सभापति करेंगे, यानी भारतीय उपराष्ट्रपति करेंगे? नहीं, वो भी नहीं करेंगे। जब भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी तो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष, जो वर्तमान में कौन है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में एक दो चीजें और बता देता हूं, यहां पे मैंने लिखी नहीं है। देखो राष्ट्रपति क्या काम करते हैं? राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र को आहूत करते हैं और उसका समापन करते हैं। यानी कि जो भी कोई सत्र शुरू होना है, बजट सत्र शुरू होना है, मानसून सत्र शुरू होना है और शीत सत्र शुरू होना है, तो इन सत्रों को बुलाने का काम करेंगे। भाई ठीक है, सब सांसद आ जाओ और सत्र में बैठो, बातचीत करो, चर्चा करो। उसके बाद जब सत्र अवसान करना होगा, सत्र को समाप्त करना होगा, तो अवसान करने का काम भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। साथ में प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं समय से पहले। पर किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर यह कार्य किया जा सकता है। यह भी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद कुछ विधेयक ऐसे हैं, कुछ बिल ऐसे हैं जिनको संसद में लाने से पहले, जिनको सदनों में प्रस्तुत करने से पहले, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, इनको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, साहब ये बिल हम ले आए। राष्ट्रपति जब कहेंगे हाँ ठीक है आप ले आइए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो निम्नलिखित विधेयक सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। इनमें पहला विधेयक है ऐसा कोई विधेयक जो किसी राज्य के निर्माण की बात करता हो, नए राज्य के निर्माण की बात करता हो। जैसे अभी लेटेस्ट कौन सा हुआ हमारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम हुआ, तो इस टाइप के, ठीक है। या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, कुछ सीमा में परिवर्तन करना है, तो उस टाइप से कोई विधायक है। क्योंकि देखो अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास ये शक्ति है कि वह राज्यों का निर्माण कर सकती है और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार किसके पास? संसद के पास है। पर संसद को इस तरह के बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। राज्य के निर्माण के से संबंधित कोई विधेयक है, सीमा परिवर्तन संबंधित विधेयक है या नाम परिवर्तन संबंधी विधेयक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। दूसरा, ऐसा कोई विधेयक जिसमें से भारत की संचित निधि, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, CFI है, उसमें से अगर पैसा निकालना है, उसमें से अगर खर्च निकालना है, खर्चा करना है उसमें से, तो ऐसा कोई बिल जो लाया जाएगा, उस बिल को लाने से पहले भी राष्ट्रपति की परमिशन लेना जरूरी है। और धन विधेयक के बारे में आपको पता होगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक लाने से पहले भी राष्ट्रपति की परमिशन लेना जरूरी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा नामांकन। आपको पता है कि जब हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा था तो उसमें ये बात आई थी कि राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि जो उसको चुनने वाले लोग हैं, कौन है? संसद के निर्वाचित सदस्य। पहला कौन है? संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरे दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब इसमें स्पेशली निर्वाचित सदस्य क्यों बोला गया? क्योंकि इन सदनों में मनोनीत यानी नामित, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय और 12 व्यक्तियों को जो खेल, विज्ञान, पत्रकारिता, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल किए होते हैं, उन 12 लोगों को राज्यसभा में नामित करते हैं। जबकि राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यपालों को नियुक्त किया जाता है, वो भी अपने अपने राज्य में विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जो नॉमिनेट किए हैं वो तो फ्री की वोट हो जाएंगी, तो इसलिए वहां पे उनको हटा दिया गया है। तो हमको समझना जरूरी है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 का प्रयोग करते हुए लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को क्या कर सकते हैं? 2 आंग्ल भारतीय व्यक्तियों, एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं। कब? जब राष्ट्रपति को लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है, वो चुन के नहीं आए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय की परिभाषा ये है कि जिनके
पिता की जो पितृवंश है वो यूरोपीय मूल का हो, यानी कि उसके दादा परदादा पिता यूरोपीय मूल के हो, और माता कहाँ की हो, माता इंडिया की हो, है ना, मिश्रित रक्त हो, माता इंडिया की हो, पिता यूरोपीय मूल के हो, और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ है वो आंग्ल भारतीय कहलाएगा, वो आंग्ल भारतीय कहलाएगा। तो ऐसे लोगों को 2 को नॉमिनेट करते हैं। बट 2019 में एक अमेंडमेंट आया, संविधान संशोधन आया, जिसमें आधार बनाया गया 2011 की जनगणना को, जिसमें लगभग 296 लोगों की ही संख्या पाई गई कि भारत में अब वर्तमान में 296 लोग ही आंग्ल भारतीय बचे हुए हैं। तो इस आधार पर इस आरक्षण की कोई भी आवश्यकता अब नहीं है, और इसी चीज़ को आधार मानते हुए लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय थे 331 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जो नामित करते थे, इस प्रावधान को हटा दिया गया, और अब किसी भी आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति द्वारा नामित नहीं किया जाता है। बट राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अभी भी 12 लोगों को नामित किया जाता है, और वो नामित किया जाता रहेगा, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो कौन कौन से फील्ड से आते हैं, खेल से आते हैं, शिक्षा से आते हैं, पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति होते हैं, उन लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन आता था कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने लोगों को कर सकता है, 2 आंग्ल भारतीयों को, तो वो तो खत्म हो गई बात। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि वो अभी भी पूछ सकता है, आप लगा के आ जाए 2 आंग्ल भारतीय, तो अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और राज्यसभा में कितने करता है, 12, तो अलग अलग भी पूछ लेता था, और अब फिर कितना है, फिर दोनों का मिला के संसद में 14 हो जाता था। बट 2 वो खत्म हो गए, तो आपको 14 नहीं लगाना है, आपको 12 ही लगाना है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा संसद में कितना कर सकता है, तो 12 ही लगा सकता है। पहले कितने कर सकता था, 14, 2 आंग्ल भारतीय थे वो खत्म हो गए, ठीक है। अब राज्यसभा में केवल 12 ही लोगों को नामित किया जा सकता है। उसके बाद आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में, जो आर्टिकल 111 में बात की गई है। देखो मैंने आपको क्या बात बताई थी, कि जो भी कोई कानून बनना होता है, पहले बिल पेश होता है राज्यसभा या लोकसभा में, उसके बाद उस पर चर्चा होती है, फिर वो दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर जब करते हैं तभी वो अधिनियमित होता है, तभी वो बिल एक्ट बनता है, तभी वो विधेयक क्या बनता है, अधिनियम बनता है। अगर राष्ट्रपति ना चाहे कि मैं तो साइन नहीं करना चाहता, या उसको पुनर्विचार के लिए भेजना चाहता है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, और इन्हीं ऑप्शंस को वीटो पावर कह दिया गया है। इन्हीं सब ऑप्शंस को वीटो पावर कह दिया गया है। जो वीटो पावर है, जो वीटो शक्ति है, इस शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं है। इस संविधान में इस शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है, पर व्यावहारिक रूप से आम जीवन, आम जिंदगी में, ठीक है, व्यावहारिक रूप से जो काम चलता है संसद में, वहां पर इन ऑप्शंस को, इन जो विकल्प हैं, इन विकल्पों को वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। वीटो पावर मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। वीटो पावर मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आत्यंतिक वीटो या निरपेक्ष वीटो। कैसी होती है, आत्यंतिक या निरपेक्ष वीटो। दूसरी होती है विशेषित वीटो, तीसरी होती है निलंबनकारी वीटो, और चौथी होती है पॉकेट वीटो, जिसको जेबी वीटो भी कहते हैं। देखो अब इसमें क्या है, इसमें 3 वीटो का संबंध डायरेक्ट राष्ट्रपति महोदय से, डायरेक्ट राष्ट्रपति महोदय से है, जबकि 1 वीटो है जिसका संबंध राष्ट्रपति से डायरेक्टली नहीं है, विशेषित वीटो। विशेषित वीटो में क्या होता है कि जब विधायिका मतलब विधायिका जो कानून बनाने का काम करती है, केंद्र में संसद है और राज्यों में कौन है, विधानमंडल है, ठीक है। तो हम संसद की अगर बात करते हैं, तो विधानमंडल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम विधायिका शब्द यूज करेंगे। जब विधायिका बहुमत से स्वतः ही किसी अधिनियम को क्या कर देती है, नामंजूर कर देती है, तो ये पावर जो है विधायिका की, ये क्या कहलाती है, इसको विशेषित वीटो कहते हैं। जब विधायिकाएं अपने आप बहुमत से, भारी बहुमत से किसी भी कानून को खत्म कर देती हैं, तो उसको विशेषित वीटो कहा जाता है। ये अलग बात है। अब बात करते हैं इन तीनों वीटो की। विशेषित वीटो का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है। अब जो बाकी 3 वीटो हैं, इनका संबंध डायरेक्टली राष्ट्रपति से है। आत्यंतिक या निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। देखो अब लोकसभा राज्यसभा से बिल कोई पास होके आया है, राष्ट्रपति महोदय के पास साइन करने के लिए आया है, तो राष्ट्रपति यदि डायरेक्टली कह दें कि मैं साइन नहीं करूंगा, वो डायरेक्टली मना कर दें कि मैं साइन नहीं करूंगा, ये कानून नहीं बन सकता, तो यहां पर माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने आत्यंतिक वीटो या निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया है, डायरेक्टली अस्वीकृत कर दिया है, मना कर दिया है, ठीक है। पहली बात ये रही। दूसरी बात क्या हुई,
दूसरी बात हुई, राष्ट्रपति के पास बिल आया, दोनों सदनों से पास होकर साइन होने के लिए आया, साहब हस्ताक्षर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा बिल को, बिल देखने के बाद उनको क्या पता लगा कि भाई कुछ संशोधन किया जाना चाहिए, उसमें कुछ क्या होना चाहिए, कुछ उसमें फेरबदल होना चाहिए, कुछ उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए। तो राष्ट्रपति ने क्या काम किया कि भाई हम अभी साइन नहीं कर रहे हैं, आप इसको पुनर्विचार के लिए ले जाओ, मैं इसको पुनर्विचार के लिए भेज रहा हूं, इसमें थोड़ा संशोधन करो और उसके बाद आप ले आओ। तो राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए आया, पहली बात डायरेक्टली मना कर दिया, निरपेक्ष या आत्यंतिक वीटो। पर अगर पास आया और पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो यहां पर राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है, यानी कि पुनर्विचार के लिए लौटाना, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। अब क्या हुआ, पुनर्विचार के लिए जब लौटा देता है, सपोज करो पहली बार भेजा, राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया, पुनर्विचार के लिए भेज दिया, पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो संसद ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जू का तू उसको भेज दिया, कोई उसमें संशोधन नहीं किया। अब एक नियम क्या है, यदि राष्ट्रपति के पास दोबारा से कोई बिल आता है साइन होने के लिए, तो राष्ट्रपति की मजबूरी बन जाएगी कि वह साइन करेगा। दूसरी बार जब उसके पास आएगा तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बात आई, निलंबनकारी वीटो के माध्यम से उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेज दिया और दूसरी बार फिर आ गया तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ गया। बट अगर कुछ ऐसा था बिल में, अगर बिल में कुछ ऐसा था कि राष्ट्रपति उसको सुधरवाना चाहते थे, संशोधन करवाना चाहते थे, इसीलिए पुनर्विचार के लिए भेजा और फिर भी पुनर्विचार करने के बाद भी वो जू का तू वापस आ गया और साइन करने के लिए बाध्य हो गए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति फिर यूज करेंगे पॉकेट वीटो का। अब संविधान के निर्माता इस चीज को लिखना, ये बात तो लिख दिया उन्होंने कि राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा अगर दो बार आ जाता है, बट कितने टाइम में करना पड़ेगा ये बात लिखना भूल गए। और यही बात राष्ट्रपति के लिए पॉकेट वीटो की तरह से उभर के आई कि राष्ट्रपति कह देंगे ठीक है तुमने पुनर्विचार करने के बाद भेज दिया, अब राष्ट्रपति को लगता है कि मैं नहीं करूंगा साइन, तो समय की कोई बाध्यता नहीं है, वो उसको क्या करेंगे, उस बिल को अपनी पॉकेट में डाल लेंगे, वो अपनी पॉकेट में डाल लेंगे कि ठीक है भाई अपने बस्ते में डाल लिया हमने, अपनी जेब में हमने डाल लिया। वो आएंगे कि साहब साइन कर दो, हाँ भाई कर देंगे, मना नहीं करेंगे, साइन करना जरूरी है, साइन तो करना पड़ेगा, पर क्या करेंगे, हाँ भाई कर देंगे। या फिर मिल गए घूमते घुमाते हुए कहीं राजपथ के आसपास, साहब साइन कर दो, हाँ भाई कर देंगे, हाँ भाई कर देंगे, तो बाध्य नहीं कर सकते। तो यही पावर पॉकेट वीटो के तौर पे निकल के आ गई राष्ट्रपति के सामने। तो जेबी वीटो, ये निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ये तीनों राष्ट्रपति से संबंधित है और इनका जिक्र 111 में किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको वीटो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब आपसे पूछेगा क्या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल हमारे इतिहास में कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जो हमारे 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, जिनका असली नाम था जरनैल सिंह, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था 1987 में, जब कांग्रेस की सरकार डाक विधेयक लेके आई थी। डाक विधेयक में क्या था कि एक तरह से आप मानो कि जो पत्रकारिता थी उसको कंट्रोल करने की बात थी। मतलब सरकार ये चाहती थी कि जनता को जो भी चीज़ें दिखाई जाएं वो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हो। पहले गवर्नमेंट उनको ऑथराइज करे, देखे कि वो दिखाने लायक हैं कि नहीं, उसके बाद ही वो चीज़ें दिखाई जाएं। तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला था। तो यानी जैल सिंह के पास ये मामला जब आया तो उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हुए इसको दबाए रखा। मतलब आया फिर उनके पास कि सर डाक विधेयक पर साइन कर दीजिए। तो ज्ञानी जैल सिंह को ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ लगा कि अगर प्रेस ही स्वतंत्र नहीं होगी, समाचार एजेंसियां स्वतंत्र नहीं होंगी, तो देश में लोकतंत्र बिगड़ सकता है और उसके घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हुए इस डाक विधेयक को दबा लिया और अपने ठंडे बस्ते में डाले रखा। तो उसके बाद ये बच गया मामला, नहीं तो कांग्रेस की सरकार पता नहीं उस समय क्या करने जा रही थी। तो आज आपने राष्ट्रपति के बारे में सब पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते रहेंगे और जल्दी जल्दी चीज़ें समझते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। और इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे इधर राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।